हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। तो बेसिकली जो आज का हमारा ये टॉपिक है ये मानव में निषेचन पर आधारित है, अर्थात यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, किसी भी मानव के अंदर फर्टिलाइजेशन या निषेचन कैसे होता है इसके बारे में आज की इस वीडियो में यहाँ पे डिटेल में हम देखने वाले हैं। इसके पहले भी हमने चैप्टर 2 की यहाँ पे कई सारी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है, अभी तक आप यदि नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। देखिए, इसके पहले भी आप लोगों ने निषेचन से संबंधित वीडियो देखी है और आपने चैप्टर 1 में देखा है जो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन वाला जो हमारा चैप्टर है उसमें भी आपने निषेचन के बारे में देखा था। लेकिन वहां पे जो निषेचन था वो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में था, अर्थात कहने का मतलब यह है कि वहां पे जो निषेचन था वो प्लांट में था। यहां पे हम देखेंगे एनिमल्स में, यानी एज ए ह्यूमन किसी भी मानव के अंदर किस प्रकार का निषेचन होता है उसको समझेंगे। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखिए, नॉर्मली यहां पे यदि हम डेफिनेशन देखते हैं मानव में निषेचन की, तो निषेचन का शाब्दिक तौर पर अर्थ है कि शुक्राणु और अंडाणु का आपस में मिलना, या इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि नर युग्मक व मादा युग्मक के आपस में मिलने की जो प्रक्रिया होती है और उसके द्वारा एक द्विगुणित जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है, इस क्रिया को ही हम निषेचन कहते हैं। आप इतना भी कह सकते हैं कि नर युग्मक व मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। तो मानव में निषेचन यहां पे कहा गया है, तो मानव में चूंकि जो मेल गैमीट या नर युग्मक होता है वो शुक्राणु होता है, जबकि फीमेल गैमीट या मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु होता है। तो आपस में जब शुक्राणु व अंडाणु मिलेंगे तो ये आपस में मिलने के बाद एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण करते हैं जिसे हम जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को ही हम फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। सपोज करिए यहां पे हमारे पास एक मेल गैमीट है। मेल गैमीट चूंकि मानव के अंदर बात हो रही है तो मानव में जब निषेचन होगा तो मानव में नर युग्मक या मेल गैमीट क्या होगा, शुक्राणु होगा। वहीं यदि फीमेल गैमीट या मादा युग्मक की यदि बात की जाए तो मादा युग्मक क्या होगा, अंडाणु होगा। तो आपस में मान लीजिए कि जो अंडाणु है और शुक्राणु, आपस में शुक्राणु व अंडाणु जब मिलते हैं, क्योंकि शुक्राणु और अंडाणु ये क्या है, नर व मादा युग्मक हैं। क्योंकि युग्मक से संबंधित और जाइगोट से संबंधित यहां पे दो क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि युग्मक की सूत्र गुणिता क्या होती है, अर्थात जो गैमीट होते हैं उनकी सूत्र गुणिता बताइए। तो हमेशा आपको याद रखना है कि गैमीट जो होते हैं अर्थात जो युग्मक होते हैं वो अगुणित होते हैं, अर्थात हेप्लॉइड होते हैं, जबकि जाइगोट जो होता है अर्थात युग्मनज जो होते हैं ये डिप्लॉइड होते हैं, अर्थात द्विगुणित होते हैं। तो यहां से दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है कि युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं जबकि जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड अर्थात द्विगुणित होता है। तो यहां पे हमारे पास एक मेल गैमीट है और दूसरा क्या है, फीमेल गैमीट, यानी एक तो शुक्राणु है और दूसरा अंडाणु। तो शुक्राणु और अंडाणु चूंकि ये सिंगल कोशिकाएं हैं और ये आपस में दोनों जो हैं तो हेप्लॉइड हैं, और ये जब आपस में मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि हेप्लॉइड यदि दो मिल जाएंगे तो डिप्लॉइड सेल बनेगी। तो ये एक द्विगुणित संरचना का निर्माण करते हैं जिसे हम कहते हैं जाइगोट या युग्मनज। तो आपस में शुक्राणु और अंडाणु के आपस में मिलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है, और निषेचन के पश्चात जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है। आगे चल के आप पाएंगे कि यही युग्मनज जो होता है ये भ्रूण में यानी कि एम्ब्रियो में बदल जाता है और फिर एक नए शिशु का निर्माण होता है। क्योंकि यदि मानव में हम बात करें निषेचन की तो किसी भी मनुष्य के अंदर अंतः निषेचन पाया जाता है, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। यह क्वेश्चन भी अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव में किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है। तो मानव में हमेशा आपको याद रखना है कि अंतः निषेचन यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। और इसमें बेसिकली शुक्राणु तथा अंडाणु जो होते हैं ये अंडवाहिनी नलिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। एक क्वेश्चन अब यहां से भी बनता है कि मानव में निषेचन कहां होता है, तो मानव में जो निषेचन होता है वो किसी भी फीमेल की अंडवाहिनी नलिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो यहां से दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन तो ये कि मानव में किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है, तो मानव में अंतः निषेचन पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये कि मानव में निषेचन होता कहां पे है, तो मानव में निषेचन आपको याद रखना है कि किसी भी फीमेल की अंडवाहिनी नलिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। अब देखिए एक्चुअल में होता क्या है, जब मैथुन की क्रिया होती है यानी कॉपुलेशन की जब क्रिया होती है तो उसमें स्खलन के समय क्या होता है, वीर्य में से
20 करोड़ की संख्या में लगभग शुक्राणु होते हैं। तो किसी भी वीर्य के अंदर यानी कि सीमेन के अंदर 20 करोड़ की आसपास संख्या में शुक्राणु होते हैं। कई बार लोग बाग इसी में कंफ्यूज रहते हैं, कई लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि वीर्य के अंदर शुक्राणु होते हैं कि शुक्राणु के अंदर वीर्य होता है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि सीमेन या वीर्य के अंदर ही शुक्राणु प्रेजेंट होते हैं। तो वीर्य में आपको याद रखना है कि स्खलन के समय वीर्य में लगभग 20 करोड़ की संख्या में शुक्राणु होते हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में से कुछ ही शुक्राणु जो है वो निषेचन के समय पहुंच पाते हैं। यहां पे देखिए होता क्या है कि इनमें से अधिकांश जो शुक्राणु होते हैं वो योनि की दीवार के अम्लीय स्राव के कारण मर जाते हैं। योनि के द्वारा एक अम्लीय द्रव का स्राव किया जाता है, जिसके कारण कुछ शुक्राणु तो उस अम्लीय द्रव के स्राव के कारण ही क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, अर्थात मर जाते हैं। वही इसके अलावा कुछ शुक्राणु क्या होते हैं कि उनकी जो हानि होती है वो मादा के जनन मार्ग के सकरे और इनकी दीवार के चिपके होने के कारण होती है। जो योनि की दीवार होती है, जो ग्रीवा नाल होती है, वो सक्रिय होती है, जिस कारण से बहुत शुक्राणु तो ऐसे होते हैं जो कि योनि की दीवार पर चिपक करके खत्म हो जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। तो इस स्खलन के समय तो वीर्य में लगभग 20 करोड़ की संख्या में शुक्राणु होते हैं, लेकिन इस 20 करोड़ की संख्या में से अधिकांश शुक्राणु तो योनि की दीवार के अम्लीय स्राव के कारण नष्ट हो जाते हैं। और इसमें इसके अलावा भी कुछ शुक्राणु क्या होते हैं कि मादा की जो जनन मार्ग होती है, जनन मार्ग सक्रिय होती है और इसकी दीवार बेसिकली चिपकी होती है, जिसके कारण से अधिकांश मात्रा में शुक्राणु जो होते हैं उस दीवार के चिपके होने के कारण दीवार से चिपक करके भी नष्ट हो जाते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे कि शुक्राणुओं की इस बड़ी संख्या में से केवल कुछ ही शुक्राणु जो होते हैं वो गर्भाशय में आते हैं, यानी यूट्रस तक आते आते कम संख्या हो जाती है शुक्राणुओं की या स्पर्म की। तो इतनी बड़ी संख्या में से शुक्राणुओं की कुछ ही संख्या यूट्रस या गर्भाशय के अंदर पहुंच जाती है और फिर गर्भाशय में पूंछ की सहायता से ये 1.5 से लेकर के 3 मिलीमीटर पर मिनट की चाल से चलते हुए अंडवाहिनी में पहुंचते हैं। इसके बाद जब आप देखेंगे जो मादा जनन तंत्र है यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जब हम आपको इसकी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो शुक्राणु होते हैं सबसे पहले योनि से होते हुए ये गर्भाशय में पहुंचते हैं, फिर गर्भाशय से ये पूंछ की सहायता से चलते हुए कहां पहुंचते हैं, धीरे धीरे ये पहुंचते हैं अंडवाहिनी नलिका की तरफ, यानी कि फैलोपियन ट्यूब की तरफ। तो सबसे पहले तो योनि के माध्यम से होते होते शुक्राणु कहां पहुंचते हैं, गर्भाशय में, फिर गर्भाशय से ये अंडवाहिनी नलिका तक जाते हैं और गर्भाशय में ये बेसिकली पूंछ की सहायता से आगे बढ़ते हैं। और इस दौरान जो इनकी गति होती है, अर्थात जो चलने की गति होती है शुक्राणुओं की, वो 1.5 से लेकर के 3 मिलीमीटर पर मिनट होती है, अर्थात 1 मिनट में यदि आप देखेंगे तो 1.5 से लेकर के 3 मिलीमीटर तक इनकी डिस्टेंस या दूरी तय होती है। तो ये 1.5 से लेकर के 3 मिलीमीटर पर मिनट की चाल से चलते हुए कहां पहुंचते हैं, अंडवाहिनी नलिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि मानव में अंतःनिषेचन पाया जाता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि शुक्राणु तथा अंडाणु कहां मिलते हैं, तो अंडवाहिनी नलिका में मिलते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मनुष्यों में जो निषेचन होता है वो किसी भी फीमेल की अंडवाहिनी नलिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। अब आप देखिए कि स्खलन के समय वीर्य के अंदर लगभग 20 करोड़ की संख्या में शुक्राणु होते हैं, लेकिन इस 20 करोड़ की संख्या में से अधिकांश मात्रा में जो शुक्राणु होते हैं वो योनि की दीवार के अम्लीय स्राव के कारण खत्म हो जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ शुक्राणु ऐसे होते हैं जो कि मादा के जनन मार्ग के सक्रिय होने के कारण चिपक करके मर जाते हैं। अब जो कम संख्या में शुक्राणु बचे हैं, ये शुक्राणु आपस में इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद भी ये कम संख्या में ही शुक्राणु जो होते हैं वो गर्भाशय में आ पाते हैं, अर्थात गर्भाशय तक आते आते शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम हो जाती है। फिर गर्भाशय में ये जब पहुंच जाते हैं तो इसके माध्यम से ये पूंछ की सहायता से 1.5 से लेकर के 3 मिलीमीटर पर मिनट की चाल से चलते हुए ये अंडवाहिनी नलिका में पहुंचते हैं। तो चूंकि आपको पता है कि निषेचन कहां होना है, निषेचन तो अंडवाहिनी नलिका में ही होता है। तो जब निषेचन अंडवाहिनी नलिका में होगा तो शुक्राणु कहां पहुंचेंगे, क्योंकि अंडाणु तो अंडवाहिनी नलिका से आएंगे नहीं, तो निषेचन कहां होगा, अंडवाहिनी नलिका में होगा। तो निषेचन जब अंडवाहिनी नलिका में होगा तो शुक्राणुओं को कहां तक जाना पड़ेगा, अंडवाहिनी नलिका तक पहुंचना पड़ेगा और इस प्रकार से शुक्राणु जो होते हैं वो अंडवाहिनी नलिका तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद देखिए क्या होता है कि जो अंडवाहिनी होती है, अर्थात जो फैलोपियन ट्यूब होती है,
अंडवाहिनी में आकार में अंडाणु के चारों तरफ अपने सिर के द्वारा चिपक जाते हैं। यानी अंडवाहिनी जो होती है उस पर आकर के ये जो शुक्राणु होते हैं ये अंडाणु के चारों तरफ अपने सिर के द्वारा चिपक जाते हैं और इस प्रकार अब जो शुक्राणु का केंद्रक होता है ये अंडाणु के केंद्रक में प्रवेश कर जाता है। देखिए आपस में जब शुक्राणु और अंडाणु अब मिल गए, कहां मिल गए आपस में शुक्राणु और अंडाणु? फैलोपियन ट्यूब में। तो आपस में जैसे ही शुक्राणु व अंडाणु मिलते हैं इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो अंडवाहिनी में जैसे ही शुक्राणु पहुंचा वो किसके साथ मिल गया? अंडाणु के साथ मिल गया। और जब शुक्राणु अंडाणु आपस में मिल गए तो शुक्राणु और अंडाणु के केंद्रक जो होते हैं आपस में मिल जाते हैं। जो शुक्राणु का केंद्रक होता है वो अंडाणु के केंद्रक में प्रवेश कर जाता है और इसकी जो ग्रीवा होती है तथा मध्य भाग जो होता है वह बाहर ही रह जाता है। आप जब पढ़ेंगे शुक्राणु या स्पर्म की संरचना या स्ट्रक्चर को उसमें आप देखेंगे कि मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं किसी भी शुक्राणु के। तो उसमें जो ऊपर वाला भाग होता है वो हेड या सिर वाला भाग होता है, बीच वाला भाग ग्रीवा होता है, इसके बाद फिर मध्य भाग होता है, फिर पूंछ वाला भाग होता है। मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। तो इसमें से देखिए जो ग्रीवा वाला भाग होता है तथा जो मध्य भाग होता है यह पूरा का पूरा बाहर ही रह जाता है। केवल और केवल जो सिर वाला भाग होता है यह प्रवेश कर जाता है किसके अंदर? अंडाणुओं के अंदर। तो आपस में इस प्रकार से अंडाणु के केंद्रक में शुक्राणु जो है प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार अब शुक्राणु का केंद्रक अंडाणु में प्रवेश कर जाता है जबकि इसकी ग्रीवा तथा मध्य भाग जो होते हैं यह बाहर ही रह जाते हैं। इसके बाद आप पाएंगे कि जो शुक्राणु का केंद्रक होता है और अंडाणु का केंद्रक होते हैं ये आपस में मिल जाते हैं और एक द्विगुणित केंद्रक का निर्माण कर लेते हैं जिसे हम युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। तो यहां पे कुल मिलाकर के आपको समझ में आ गया होगा कि जो मानव में निषेचन होता है, मानव में अंतः निषेचन होता है यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। मानव में जो निषेचन होता है वो फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी नलिका में होता है। किसी भी फीमेल के अंदर अंडवाहिनी नलिका या फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होती है तो आपस में मेल व फीमेल गैमीट के जो मिलने की प्रक्रिया होती है इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम निषेचन कहते हैं। तो जब भी मानव में निषेचन आपसे पूछा जाएगा बताना है कि शुक्राणुओं और अंडाणुओं के आपस में मिलने की प्रक्रिया अर्थात नर युग्मक व मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। और निषेचन में आपने क्या देखा कि 2 आगुणित कोशिकाएं मिलती है और एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किसी भी मानव के अंदर यहां पे पूरी की पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। जैसे ही स्खलन होता है, स्खलन के समय लगभग वीर्य में 20 करोड़ की संख्या में शुक्राणु होते हैं, लेकिन इस 20 करोड़ की संख्या में से केवल कुछ ही शुक्राणु जो होते हैं वो अंडवाहिनी नलिका तक पहुंच पाते हैं। बाकी के अधिकतर शुक्राणु जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, कुछ तो योनि के अम्लीय द्रव के स्राव के कारण और कुछ तो योनि के सक्रिय मार्ग के कारण नष्ट हो जाते हैं चिपक करके दीवार से। तो इसमें से जो कम संख्या में शुक्राणु बचते हैं ये धीरे धीरे गर्भाशय या यूट्रस में पहुंचते हैं। इसके बाद ये धीरे धीरे कहां पहुंचते हैं? अंडवाहिनी नलिका में पहुंचते हैं और फिर वहां पे आपस में शुक्राणु व अंडाणु मिलते हैं और एक द्विगुणित कोशिका यानी कि जाइगोट का निर्माण करते हैं। इसके बाद देखिए निषेचन से संबंधित एक और क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है और वो है निषेचन का महत्व यानी इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं वो भी आपको यहां पे समझना है। सबसे पहले निषेचन का पहला महत्व तो आपको देखना है कि शुक्राणुओं के प्रवेश से ही अंडाणु सक्रिय होते हैं। तो चूंकि अंडाणु जो होते हैं ये पहले से ही एक्टिव या सक्रिय नहीं होते हैं, जैसे ही शुक्राणु प्रवेश करते हैं वैसे ही अंडाणु सक्रिय होते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंस तो ये है कि अंडाणुओं को सक्रिय करना। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंस देखिए क्या है और ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। निषेचन के द्वारा जो गुणसूत्रों की संख्या होती है यह द्विगुणित हो जाती है अर्थात डिप्लॉयड हो जाती है। जब निषेचन होता है तो इसके द्वारा ही गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? डिप्लॉयड हो जाती है, क्योंकि निषेचन में आपस में 2 आगुणित कोशिकाएं मिलती है और द्विगुणित यानी कि डिप्लॉयड सेल का निर्माण करती हैं। तो कुल मिलाकर के यहां पे आपको याद रखना है कि निषेचन के द्वारा गुणसूत्रों की संख्या भी द्विगुणित हो जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंस देखिए क्या है कि अंडाणु का जो द्वितीय परिपक्वन होता है यानी जो सेकेंडरी मैचुरेशन होता है वो जो विभाजन होता है वो शुक्राणु के प्रवेश करने के बाद होता है। यानी अंडाणु का जो द्वितीय परिपक्वन विभाजन होता है वो शुक्राणु के प्रवेश करने के बाद होता है। जब तक शुक्राणु प्रवेश नहीं करता है अंडाणु में तब तक अंडाणु का द्वितीय परिपक्वन विभाजन
नहीं होता है। चौथा इंपॉर्टेंस देखिए क्या है कि विभिन्न जीव जंतुओं में जो निषेचन होता है, निषेचन के कारण ही विभिन्नताएं पैदा होती है। और आपको पता है कि विभिन्नताओं से ही क्या होता है, विकास अर्थात डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रकार से विभिन्नताओं के माध्यम से या विभिन्नताओं को उत्पन्न करने में भी निषेचन की महत्वपूर्ण भूमिका है। पांचवा और आखिरी इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए कि जो अंडाणु होते हैं, अंडाणुओं में सेंट्रियोल नहीं पाए जाते हैं। और सेंट्रियोल या तारक केंद्र जिसे हम कहते हैं, जिसको अंडाणु जो होता है यह शुक्राणु से ही प्राप्त करता है। क्योंकि शुक्राणुओं के अंदर दो प्रकार से मुख्य रूप से सेंट्रियोल होते हैं, एक तो दूरस्थ सेंट्रियोल और एक समीपस्थ सेंट्रियोल। दो प्रकार के सेंट्रियोल जब आप शुक्राणु की संरचना पढ़ेंगे वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। तो अंडाणु में सेंट्रियोल नहीं पाए जाते हैं, जिसे अंडाणु शुक्राणु के माध्यम से ही प्रवेश करता है अर्थात प्राप्त करता है। तो शुक्राणुओं के माध्यम से ही अंडाणु सेंट्रियोल को प्राप्त करते हैं, और जब तक सेंट्रियोल नहीं मिलेगा तब तक ये विभाजित नहीं हो सकते हैं। अर्थात सेंट्रियोल या तारक केंद्रों का काम क्या होता है, कोशिकाओं का विभाजन करना। तो जैसे ही सेंट्रियोल मिलेगा अंडाणुओं को, इसके बाद फिर ये बार बार विभाजन करते हैं। तो इस प्रकार से यहां पे 4 से 5 इंपॉर्टेंस है फर्टिलाइजेशन के अर्थात निषेचन के, जिनको आपको तैयार करना है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।